जी हमारे पास जो है वो एडीपी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग क्वेश्चन में। सोलर एनर्जी, टाइप्स ऑफ एनर्जी, इसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी जो है उसको डिस्कस करना है। मेनली अगर हम एनर्जी की बात करें तो हमारे पास टू टाइप्स हैं एनर्जी की। एक को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, दूसरा हमारे पास है पोटेंशियल। फिर आगे फर्दर उनकी जो है वो सब डिविजन्स बनी हुई हैं, तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को देखेंगे। सबसे पहली जो टाइप है वो है आपके पास सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो वाली एनर्जी जो कि सूरज के हिट करने से जो है प्रोड्यूस होती है, जो कि सूरज की रेज के अंदर, रेडिएशंस के अंदर मौजूद होती है, जिसको हम किसी भी पावर की फॉर्म में जो है वो स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास सोलर पैनल्स होते हैं जो कि हम लगाते हैं इन फ्रंट ऑफ द सन, और उसके बाद वो सनलाइट एनर्जी को कैप्चर करते हैं, फिर उसको अपने अंदर जो है वो बैटरी की फॉर्म में स्टोर भी कर सकते हैं अगर वो पैनल जो है वो बैटरी के साथ अटैच हो। और अगर वो बैटरी के साथ अटैच ना हो तो फिर उसके बाद हम उसको जो है वो फौरी तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो सोलर पैनल्स जो हैं ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो बहुत ज़्यादा देर तक रहती है, या जो एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह हैं, यहाँ पे सूरज की रोशनी जो है वो ज़्यादा सही पहुंच पाती है, वहाँ पे सोलर पैनल्स जो हैं ये लगाना बहुत यूज़फुल है। और इसको हम घर के अंदर पानी को गर्म करने के लिए, या फिर कूलिंग के लिए, या फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए होम लेवल के ऊपर जो है इस एनर्जी को, सोलर एनर्जी को यूज़ किया जा सकता है। और इसका एक ड्रॉबैक है, और वो ड्रॉबैक ये है कि सोलर एनर्जी जो है ऐसे एरियाज़ के अंदर सोलर पैनल लगाना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जहाँ पे सूरज जो है वो बहुत थोड़ी देर के लिए निकलता है, या जहाँ पे सर्दी होती है। ये ऐसे एरियाज़ के लिए बेहतर है जहाँ पे सनलाइट जो है वो बहुत ज़्यादा, जहाँ पे डे लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है, और जहाँ पे मोस्टली जो है वेदर जो है वो नॉर्मल रहता है, या फिर वार्म वेदर होता है, वहाँ पे इस एनर्जी को यूज़ करना ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो क्योंकि दुनिया के तमाम इलाकों के अंदर टेम्परेचर और वेदर एक जैसा नहीं रहता, तो वो कंट्रीज़ जिनके अंदर डे लेंथ इंक्रीज़ होती है, वहाँ पे ये सोलर पैनल्स को होम लेवल के ऊपर जो है वो यूज़ किया जा सकता है, ताकि एनर्जी को एक घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जा सके। सेकेंड हमारे पास है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी बहुत ज़्यादा कॉमन एनर्जी है। ज़्यादातर इसको विंड जो है पैनल्स को जो है वो लगाया जाता है खुले एरियाज़ के अंदर, जहाँ पे हवा जो है, हवा की जो एयर की जो स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है। क्योंकि ये जो विंड पैनल है जब ये रोटेट करेगा तो इसके साथ एक टरबाइन अटैच होती है, तब वो टरबाइन भी रोटेट करेगी, और टरबाइन के रोटेट करने से हमारे पास जो है वो जनरेटर चलता है, और फिर जनरेटर ऑब्वियसली जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये एक आइडियल सॉल्यूशन है विंड फार्म को लगाना, और इसका जो है वो इकोलॉजिकल इम्पैक्ट नहीं है बहुत ज़्यादा, इसका कोई ड्रॉबैक नहीं है, जिस वजह से हम विंड एनर्जी को मोस्टली जो है वो यूज़ कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास जो विंड होती है, विंड के अंदर जितनी भी एनर्जी स्टोर होगी हम उसको विंड पैनल की फॉर्म में यूज़ के अंदर लेके आ सकते हैं। थर्ड हमारे पास है जो है वो है जियोथर्मल एनर्जी। अब जियोथर्मल एनर्जी जो है वो हम कहते हैं कि जियो मीन्स अर्थ और थर्मल मीन्स हॉट, जो टेम्परेचर होता है या हॉट चीज़ होती है, वो एनर्जी जो कि ज़ेर ज़मीन मौजूद है। ठीक है। और वो एनर्जी जो कि हाई टेम्परेचर बनाती है अर्थ के नीचे बाय द डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव मटीरियल्स। हमारी ज़मीन के नीचे कुछ तादाद के अंदर रेडियो एक्टिव मटीरियल मौजूद है, और वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो हैं वो अपनी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर जब चेंज होते हैं तो वो रेडिएशंस जो हैं वो निकालते हैं। तो ऐसी हॉट रॉक्स, ऐसा ज़ेर ज़मीन हिस्सा जहाँ पे जियो थर्मल रेडिएशंस जनरेट होती हैं, जियो थर्मल रेडिएशंस बनती हैं डिफरेंट रेडियो एक्टिव मटीरियल के टूटने से, तो उस वाले ज़ेर ज़मीन एरिया को हम यूज़ कर सकते हैं पानी को गर्म करने, यानी कि स्टीम को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ताकि वो स्टीम जो है वो पाइप के थ्रू जो है वो टरबाइन को चलाए, और टरबाइन जो है वो बाद में जनरेटर को। जियोथर्मल एनर्जी को हम रेजिडेंशियल जो घर के इस्तेमालात हैं उनके लिए भी, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले जो कदीम दौर थे वहाँ पे जियोथर्मल एनर्जी को जो है वो यूज़ किया जाता था अपने घर के अंदर पानी को गर्म और ठंडा करने के लिए।
इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये सिर्फ सिलेक्टेड एरियाज़ के ऊपर जो है वो यूज़फुल है। कुछ कंट्रीज़ सिर्फ ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो ज़ेर ज़मीन जो है वो लावा बनता है। जबकि बाकी जो हैं वो ज़ेर ज़मीन हिस्सा जो है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल, तो जिस ज़मीन के अंदर रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स मौजूद होंगे सिर्फ वहाँ पे जो है वो लावा बन बन रहा होता है, और वो लावा जो है वो उबलता हुआ एक मटीरियल होता है डिफरेंट मेटल्स का, जो कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी को स्टोर रखता है। तो जो जियोथर्मल जो पावर प्लांट जो सबसे बड़ा है वो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में है। नेक्स्ट हमारे पास जो है टॉपिक वो है हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन एनर्जी जो है वो पानी के अंदर जो है वो अवेलेबल होती है। इसमें होता क्या है कि एक जो पानी का आपके पास वाटर मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं और उनके साथ एक जो है वो ऑक्सीजन कंपाउंड होती है। जब हम इस वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हैं तो इसके अंदर से इतनी ज़्यादा एनर्जी खारिज होती है कि जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब्स आपने नेम जो है वो सुना होगा। तो हाइड्रोजन जो है उसके अंदर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो स्टोर होती है, और उस एनर्जी को ट्रेमेंडस मीन्स बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में, तो उस एनर्जी को हम जो है वो अपने जो है होम अप्लायंसेस को चलाने के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, रॉकेट्स चलाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसका जो है अभी बेनिफिट ये भी है कि पानी को जब हम ब्रेक करते हैं तो इससे कोई भी ऐसी गैसेस या टॉक्सिक जो है मटेरियल एयर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर खारिज नहीं होता। फोर्थ नंबर पे हमारे पास है टाइडल एनर्जी। टाइड्स मीन्स होता है वो बड़ी लहरें जो पानी के अंदर बनती हैं, जो कि अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करती हैं। अब होता कैसे है कि जो साहिल समंदर एरियाज़ होते हैं या फिर जो हमारे पास आइलैंड्स होते हैं उनके करीब जो एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम इस टाइडल पैनल को लगा देते हैं, टाइडल पावर प्लांट को लगा देते हैं। जितनी ज़्यादा ऊंची और हाई पीक की टाइड्स आके इस पैनल से टकराएंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। टाइड्स क्या करती हैं कि आगे टरबाइन को चलाती हैं, टरबाइन के साथ टकराती हैं तो उसके व्हील्स जो हैं वो रोटेट करते हैं, टरबाइन चलती है तो टरबाइन के साथ जो है वो जनरेटर अटैच होता है जो कि उस एनर्जी को जो है वो यूज़ करने में हेल्प करता है। ये मोस्टली हम प्लांट्स लगाते हैं अपने कोस्टल एरियाज़ यानी कि साहिल समंदर में के करीब। इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि अगर पानी के अंदर टाइड बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगी तब ही ये जो है हमें ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। अगर टाइड छोटी होंगी, पानी की हाइट जो है वो डिक्रीज़ होगी तो हमारे पास जो है वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस नहीं होती। तो अगर टाइड्स जो हैं रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर हमने टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस करना है तो हमें ये देखना होगा कि टाइड्स की जो लेंथ है वो कितनी तरह से जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है। लेकिन इसका सेकंड जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको चलाने के लिए आपको, इस प्लांट को लगाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट की दरकार होगी। नेक्स्ट हमारे पास है वेव एनर्जी। वेव वो छोटी लहरें हैं जो पानी के अंदर बनती हैं, जो कि हवा के चलने से समंदर के अंदर या जो है वो दरिया के अंदर जो है ये बनती हैं। ये भी साहिल समंदर एरियाज़ के ऊपर हम प्लांट लगाते हैं। वेव पावर स्टेशन जैसे ही वेव आके टकराती है तो इसमें भी बिल्कुल वैसे ही होता है कि जो टरबाइन और जनरेटर अटैच होते हैं जो कि आके फिर अपनी जो एनर्जी होती है उसको जनरेट करने में हेल्प करते हैं। इसका एक जो है वो ड्रॉबैक है इस टाइडल और वेव एनर्जी का, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि इनको लगाने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनकम जो है वो ज़रूरी होती है। दूसरी बात ये कि जितना भी पानी के अंदर जितने भी एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जिनको हम कहते हैं, या फिर वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनकी लाइफ को ख़तरा होता है, क्योंकि जैसे ही एक वेव आके टकराएगी तो उस वेव के साथ जितने भी फिशेस होंगी या फिर जितने भी वाटर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे वो उनकी लाइफ जो है वो भी इन डेंजर चली जाती है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी मोस्ट कॉमन जो कि हमारे पास डैम्स के अंदर जो है वो डैम से बनती है। डैम के ऊपर जो ये वाला जो एरिया जितना होगा इसके अंदर पानी जो है वो स्टोर होता है। नेक्स्ट ये जो नीचे आपको गेट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे इन गेट्स के
नीचे अगर हम देखेंगे या अंदर की तरफ, तो जहाँ से पानी जो है वो प्रेशर के साथ नीचे फ्लो कर रहा है इस एरिया के ऊपर, तो यहाँ पे आपके पास जो है वो टरबाइंस अटैच होती हैं। जैसे ही पानी को छोड़ा जाता है ऊपर से, तो पानी हाई प्रेशर के साथ नीचे गिरता है, तो वो रोटेट करता है व्हील ऑफ द टरबाइन को, जिसको टरबाइन जो है वो बाद में चलाती है जनरेटर को। और इस तरह से इस इलेक्ट्रिक एनर्जी को आप इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक को हम हाइड्रो इस वजह से, क्योंकि हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी, वो जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है, और उस इलेक्ट्रिसिटी को फिर हम डिफरेंट जो है वो स्टेशंस, ग्रिड स्टेशंस के थ्रू घरों तक सप्लाई करते हैं। तो इसको हम जो है अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी और इंडस्ट्रियल पर्पस दोनों के लिए भी यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ये जो है हमारे पास हाइड्रो पावर पोस्ट प्लांट जो है ये बहुत अच्छा है। इसका एक ड्रॉबैक है वो ये कि हमारे पास जैसे जैसे डैम्स की एजिंग हो रही है, यानी कि डैम्स के अंदर जो सेडिमेंट्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं, वैसे वैसे डैम की जो लाइफ है वो कम हो रही है। तो उसी तरह से हमारे पास पावर जो जनरेशन है उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट आ रहा है, हमारे पास पावर जो है वो भी लेस बनती है। फिर हमारे पास है बायोमास एनर्जी। बायोमास एनर्जी जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल को बर्न करने से प्रोड्यूस की जाती है। जितना भी ऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे कि पौधे की झाड़ियाँ, पौधे की लीव्स, ब्रांचेस, या फिर एनिमल वेस्ट हो गया, तो ये जितना भी आपके पास मटेरियल है जिसके अंदर जो है वो हम कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है या क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स मौजूद नहीं है, उसको हम कहते हैं दिस इज़ अ बायोमास, जो कि मास की फॉर्म में होगा, जो कि ड्राई मटेरियल होता है। तो इस ड्राई मटेरियल यानी कि ड्राई वुड को या फिर एनिमल वेस्ट को बर्न करते हैं घरों में कुकिंग पर्पस के लिए, पानी को गर्म और ठंडा करने के लिए। तो आम तौर पे घरों में जो लकड़ी जलाई जाती है और जो एनिमल वेस्ट जो है वो जलाया जाता है, तो उससे पैदा होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं बायोमास एनर्जी। इसका एक जो है वो डिसएडवांटेज है, वो ये है कि इसके जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज़्यादा पैदा होती है, और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके ज़्यादा होने से हमारे पास एयर पोल्यूशन ज़्यादा होती है। लेकिन ये होम पर्पस के लिए बेनिफिशियल है, घरों में इसको खाना बनाने के लिए और हीटिंग और कूलिंग के लिए जो है वो यूज़ किया जा सकता है। और बायोमास में हम इसके अंदर प्लांट को भी बर्न कर सकते हैं, वुड चिप्स यानी कि यार्ड क्लिपिंग, जो हम लॉन वगैरह की सफाई करके झाड़ियाँ छोटी छोटी सी काटते हैं वो, और उसके बाद जो वुड चिप होती है जो कि वुड के छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उनको भी हम इस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर का मतलब है वो रिएक्शन जिसके थ्रू रेडिएशंस खारिज होती हैं। ये एक आपके पास रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, और इसके अंदर होता क्या है कि हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को जो है वो बर्न करते हैं, ये रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को ब्रेक करते हैं। जैसे ही वो ब्रेक होंगे तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो एनर्जी उसको खारिज करते हैं, और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है ये न्यूक्लियर जनरेटर्स को चलाती है। और उसके बाद इसको साइंटिस्ट जो हैं वो भी सेफ्टी डिस्पोजल इश्यूज और वेस्ट की वजह से उन्होंने इसको जो है वो इसके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। लेकिन ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, एफिशिएंटली मेक जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। लेकिन इसके अलावा ये इसका जो वेस्ट होता है, जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है, वो यूज़फुल नहीं है। रेडियो एक्टिव मटेरियल हमेशा जो है वो रेडिएशन से खारिज करता रहता है, जिस वजह से हम कहते हैं कि इसको हम ज़्यादा जो है वो कॉमनली यूज़ नहीं करते, प्लस इसके लिए बहुत ज़्यादा इनकम की भी ज़रूरत होती है। लास्ट में हमारे पास है फॉसिल फ्यूल एनर्जी। फॉसिल फ्यूल यानी कि नेचुरल गैस हो गया, ऑयल हो गया, कोल हो गया, कोयले को, पेट्रोलियम को जलाने से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल एनर्जी। ऑयल को हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि गैसोलीन वगैरह। नेचुरल गैस हमारे पास एक मोस्ट कॉमनली यूज फॉसिल फ्यूल एनर्जी है। जो आप पेट्रोल वगैरह और डीजल फिल करते हैं गाड़ी के अंदर, वो भी एक मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इस तरह से दीज आर टाइप्स ऑफ एनर्जी, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।